हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कर रहे थे, आज 6th पार्ट हम आपके बीच में लाए हैं और 6th पार्ट में क्या कवर करना है, टॉपिक क्या रहेगा आप देख सकते हैं। टॉपिक है टॉर्क निकालना सीखना है आज, किस पर? इलेक्ट्रिक डायपोल पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल हमने जब पिछले वीडियोस में पढ़ा तो वहाँ तो टॉर्क का कोई ऐसा जिक्र आया नहीं था। ये एकदम से टॉर्क कहाँ से निकल करके आ गया? देखिए, इसके पहले जो हमने डायपोल की जब बात की थी तो डायपोल एक स्पेस में रखा था, ठीक है, किसी प्लेन में रखा था और इसलिए उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन टॉर्क जब हम बात करेंगे तो टॉर्क केवल उसी कंडीशन में लगेगा डायपोल के ऊपर जब वो कहाँ रखा होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, तभी उस पर टॉर्क लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके के होते हैं, आप जरा इस तरफ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। अब अगर बेटा हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर टॉर्क जो लगता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम में से बहुत सारे बच्चों को अभी शायद ये कंफर्म ना हो, सर व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए बेटा हम थोड़ा सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस तरीके की पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये देखिए, तो फिजिक्स में इस चीज को इन जनरल हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल मानते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इन सबके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है और ये एक पैरेलल चल रही हैं। और एक और केस हम ले सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ये हम लोगों ने, ये देखिए, हम इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं। ठीक है, और आप यहां क्लियरली देख सकते हो बेटा कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हालांकि उसकी डायरेक्शन जिस तरफ ये जा रहा है उधर ही ये भी जा रहा है, क्लियर। लेकिन अब आप यहां क्या देखेंगे कि यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए, लगातार ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। व्हाट डज दिस सिग्निफाइज? ये क्या दिखाता है? देखिए बेटा, अगर हम प्रॉपर्टीज हमने चूंकि पढ़ी हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो तो हम अपने इस वीडियो में एक लिंक दे रहे हैं आपको जिसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, वहां पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल वीडियो लगेगी। तो अगर इनके बीच ये लाइंस अगर बिल्कुल पैरेलल है बेटा तो ये दिखाती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका मतलब बेटा ये होता है कि इस पूरे के पूरे एरिया में कहीं पर भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दीजिए, यहां पर चाहे इधर या इधर निकाल दीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, हर पॉइंट पर जो फोर्स लगने वाला है चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो सेम आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह यूनिफॉर्म कंडीशन में पहुंच रही हैं और इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है। अभी मैं पॉइंट पे लाता हूं आपको। अब यहां क्या समस्या है? ये दिखाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों दिखाता है? आप यहां देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस यहां कम है और यहां पर उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। यानी शुद्ध हिंदी में कहें तो यहां पर ये काफी डेंस दिखाई दे रही हैं और यहां पर काफी रेयर है। यहां हर जगह उनका जो डेंसिटी है बराबर चल रहा है। अब यहां पर ज्यादा डेंस और वहां पर कम डेंस होने का क्या मतलब है? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा ये कहती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोल्स के पास, सॉरी चार्ज पार्टिकल जहां से वो इमिट हो रही हैं वहां पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां ज्यादा होगी। मतलब चूंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत नजदीक हैं, इसलिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। ठीक, और यहां पर उसका इंटेंसिटी वीक होगा। लेकिन यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है।
जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही यहाँ है, इसलिए इंटेंसिटी जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी, इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें चार्ज पार्टिकल पर किसी भी जगह पर आप फोर्स निकालिए इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बदलेगी। यहाँ पर अगर आप फोर्स निकालते हैं चार्ज पार्टिकल पर तो अलग आएगा, और यहाँ निकालते हैं तो अलग आएगा। अलग मतलब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा आएगा, यहाँ पर फोर्स कम आएगा, इसीलिए इसे नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है, इसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर किसी डायपोल को इनके और इनके बीच में रख दिया जाए, सपोज कीजिए कि ये एक डायपोल मैंने यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू रख दिया, तो अब आप देख सकते हैं ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है ना, आपको दिख रहा होगा। अब आप इमेजिन करिए डायपोल के इस चार्ज पार्टिकल पर और इस चार्ज पार्टिकल पर, क्योंकि दोनों जगह यहां भी फोर्स हमने कहा ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो यूनिफॉर्म रहता है, तो इसलिए इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस पार्टिकल पर भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा, इस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा, ठीक। लेकिन यहां देखिए, यहां पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी दूर दूर है तो यहां पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, कम होगा, यहां पर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय यहां पर एक अजीब सा बिहेवियर शो करेगा, मतलब अजीब सा इन द सेंस कि जैसा यहां शो करेगा वैसा वहां शो नहीं करेगा। कैसा बिहेवियर शो करेगा, अभी हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन चीजों को ओपन करते चलेंगे। तो पहले तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फिर रिपीट कर लेते हैं कि इसके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ वेरी करता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस हो जाएंगी वहाँ पर ज़्यादा, और जहाँ पर वो रेयर हो जाएंगी वहाँ पर कम लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को। चलो अब बढ़ते हैं अपने थोड़े से एक अगले स्टेप की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल इधर से उधर जा रही हैं। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? यहां से शुरू होकर वहां जा रही हैं। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, क्योंकि इसको हम आगे बेटा यूज करने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। यहाँ कोई निगेटिव चार्ज है जिसके तरफ वो जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ जाती हैं। और सेम यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई निगेटिव चार्ज उधर कहीं है, वो उसकी तरफ जा रही है। इज इट क्लियर? ये डायरेक्शन उधर है का मतलब होता है कि इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, इधर कहीं निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अब हम चलते हैं टॉर्क के पास। ठीक, तो आखिर टॉर्क में हम दो केस पढ़ना चाहते हैं कि भैया टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म हो तब कितना लगेगा और नॉन यूनिफॉर्म हो तब कितना लगेगा। तो अब जरा इस चीज़ को समझते हैं। उसके पहले जिन भी लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है या इस वीडियो को नहीं देखा है हमारे, एक बार जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चूँकि एक YouTube चैनल के लिए उसके व्यूवर्स ही बहुत बड़ी ताकत होते हैं, अगर आप थोड़ा सा उस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है हमारी रीच बढ़े और बहुत और लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए बेनिफिट को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पहले ये सीखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हो तब उस पर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो पॉइंट नंबर 1 इसको रिमूव करते हैं, टॉपिक का नाम बदल देते हैं। टॉपिक का नाम अब है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको थोड़ा सा देर वेटिंग में रख देते हैं। ठीक है, हाँ चलो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है तो फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने बताया क्या होता है। चलिए बना के देख लेते हैं। ये आप जो लाइंस देख रहे हैं, अगर ये बिल्कुल आपको पैरेलल दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? वी ऑल नो दैट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, आपको डायग्राम थोड़ा क्लियर दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? कंटिन्यूअस होती हैं, है ना। अब आप बोलेंगे सर कंटिन्यूअस होती है, आपने डॉट डॉट क्यों कर रहे हैं? बेटा सिर्फ इस तरह की डायग्राम आप समझ सकें, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं हो सकती, हमेशा कंटिन्यूअस ही होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा डायग्राम बदल रहा हूँ ताकि आप इजीली डायपोल और इन लाइंस में डिफरेंस देख पाओ, वरना क्या होगा ना, एक ही मार्कर है तो आपको शायद दिखाई ना दे। ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिमाग में बातें चल रही होंगी आप लोग के ना, क्या बात चल रही है कि इसके हर पॉइंट पर फोर्स सेम होगा।
एक डायपोल ले आते हैं, ये लिया डायपोल, नामकरण कर दो डायपोल का बी ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज। इतना क्लियर हो गया। अब डायपोल है तो दो इक्वल अपोजिट चार्जेस होंगे, इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमको लेना होगा, डायपोल की लेंथ हम जानते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं बेटा, दैट इज 2L। और इसका डायपोल मोमेंट कितना है, दैट इज P वेक्टर। और इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है अभी फिलहाल, ये हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है ना। चलिए इतना हमको अभी मालूम है इसके बारे में। अब थोड़ा सा टॉपिक को इलेबोरेट करके समझते हैं। अब ध्यान से समझिए, अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से वहाँ जा रही हैं, इसका मतलब क्या है, इधर कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है, इधर कहीं कोई नेगेटिव चार्ज है, इन्हीं का ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इसी में डायपोल भी रखा हुआ है। अब चूंकि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है और डायपोल के पास दो अपने खुद के चार्जेस भी हैं, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये भी अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ना। ये इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोइंसाइड करेगा और इससे क्या होगा, इस पर डायपोल पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसा लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को, इस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी इस पर जो फोर्स लगेगा जिसका नाम FB है, ठीक है, वो कितना होगा, वो Q इंटू ई होगा। इसे प्लस Q इंटू ई मान लेते हैं, ठीक है भाई। हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, E इक्वल्स टू F/Q, तो यहाँ से Q इंटू ई मान लिया हमने इस चीज को। सिमिलरली ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इसको हम माइनस Q इंटू ई मान लेते हैं। क्योंकि वो फोर्स जो लग रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए प्लस ले लिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस ले लिया। अब कुल मिलाकर के इस पूरे के पूरे डायपोल पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय टोटल फोर्स ऑन डायपोल कितना है। टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे ना। टोटल जब भी कहते हैं तो ऐड ही तो करते हैं। पहला वाला फोर्स है प्लस क्यू ई, दूसरा वाला माइनस क्यू ई, और रिजल्ट आया 0। तो फोर्स टोटल डायपोल पर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अब आप यहां कहेंगे सर जब फोर्स ही 0 हो गया तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, और जब ये 0 हो गया तो सर टॉर्क भी 0 हो गया। देखिए बेटा, यहां फोर्स 0 होने का मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट है वो 0 हो गया, ठीक। लेकिन ये दोनों फोर्सेस, चूंकि ये 0 तब होता, ये समझ, ये वाला फोर्स जो है ना, ये फोर्स नहीं है, इसको यहां 0 नहीं पुट करेंगे आप। अब सुनिए इसका रीजन, ये वो वाला फोर्स है जो यहां पर लग रहा है, और ये भी वही फोर्स है। अब यहां पर 0 तब पुट करते जब ये दोनों फोर्सेस एक लाइन में लग रहे होते। मतलब कैसे लग रहे होते, एक उधर लग रहा होता, एक इधर लग रहा होता। अब ये दोनों फोर्सेस का क्या होता, ये 0 हो जाता, ठीक। लेकिन चूंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, तो जब भी किसी बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगते हैं और वो सेम लाइन में नहीं होते, ठीक है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग along a line forms couple। अब कपल क्या होता है, क्या कहा मैंने, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अगर हों और वो एक लाइन में ना लग रहे हों, जैसे कि आप देखते हैं ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता, ठीक है, तब तो हम उसको 0 कर लेते। लेकिन इधर क्या है कि आप देखिए कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, और कंडीशन कहती है कि अगर दो फोर्सेस हैं, इक्वल और अपोजिट हैं, और एक लाइन ऑफ एक्शन में नहीं लगते हैं, तो वो कपल बनाते हैं, दे फॉर्म कपल। कपल क्या होता है, 10th क्लास में चलते हैं, है ना। क्लास 10th में हमको पढ़ाया गया कपल क्या होता है, हमने 11th में पढ़ा कपल क्या होता है। कपल
is the pair of two equal and opposite forces not acting along the straight line which tries to rotate the body, which tries to rotate the body, यानी जिस बॉडी पर कपल लगेगा वो रोटेट करेगा। अब आपके इस सिचुएशन में अपने डायपोल पर भी कपल लगने लग गया है। अब कपल लगेगा तो इसमें रोटेशन प्रोवाइड होगा। रोटेशन मीन्स टर्निंग इफेक्ट आएगा। टर्निंग इफेक्ट की वजह से क्या आ जाएगा, इसमें हम कहते हैं कि टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। आखिर इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाए? तो कपल निकालने का फॉर्मूला क्या था? देखिए, कपल और टॉर्क दोनों ही रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग यहां पर ये करते हैं कि वो इसको ब्रेक करके L sin थीटा L cos थीटा ऐसा कुछ लेते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो चूंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उधर न जाते हुए चीजों को इजी करते हुए हम कपल के हिसाब से चलते हैं। नाउ व्हाट इज कपल? कपल आपने यहां देख लिया। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस कपल? कपल निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स, आइदर फोर्सेस कोई भी ले लीजिए, और फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इनको लाइन को आगे की तरफ लाऊं, ये है दोनों फोर्सेस के बीच का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत सिंपल है। टॉर्क का फॉर्मूला भी यही होता है और कपल का भी यही होता है। कपल निकालने वही टॉर्क होगा। टॉर्क का काम भी रोटेशन है, कपल का काम भी रोटेट करना है। ठीक है, लेकिन टॉर्क की कंडीशन में क्या होता है बेटा कि टॉर्क के कंडीशन में हम दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेते। मैं पहले क्लियर कर दूं, टॉर्क की कंडीशन में हम फोर्स और एंगल ऑफ रोटेशन, सॉरी पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस हम लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस लेंगे। और कपल की बात करेंगे तो दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। पहले हम कपल लेके चल लेते हैं, फिर हम आपको अगर सीधे सीधे टॉर्क की बात की जाए कि टॉर्क कितना लग रहा है, तो बेटा टॉर्क की कंडीशन में इनके, यानी मान लीजिए कि रोटेशन का पॉइंट ये है, इसका सेंटर ऑफ मास जहां पर होगा, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा और वो कैसे रोटेशन करेगा, फिर वो आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम लौट के आते हैं पॉइंट पर। हमें क्या निकालना है? हमें एक कपल के वजह से जो रोटेशन प्रोवाइड होगा उसकी वजह से भी तो टॉर्क निकल सकता है। तो पहले हम उधर चलते हैं। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को रिमूव करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हम याद रख लेते हैं। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? यह है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क निकालते समय आपके पास दो फोर्सेस होते हैं ना। कौन सा ले लें बेटा? कोई भी एक ले लो। चलिए पहला फोर्स कोई भी एक ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, सिर्फ डायरेक्शन का तो फर्क है। ले लिया। नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस? चलिए अब चलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पास। तो बनाते हैं यहां पर ABC एक ट्रायंगल। यहां पर एंगल थीटा रख लो, क्योंकि आपका जो डायपोल है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर एंगल पर रखा हुआ है, सॉरी एक स्पेसिफिक एंगल पर रखा हुआ है। क्लियर है? तो फिलहाल हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है, तो उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज BC। अब हमको थीटा का वैल्यू पता है, हमको ये लेंथ पता है 2L, हम ये निकाल सकते हैं ना, कॉमन सी बात है बेटा। तो फॉर BC हम ऐसा करते हैं, हम साइन थीटा यूज कर लेते हैं। कहां पर? इन ट्रायंगल BCA। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अगर थीटा ये है बेटा तो ये होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो ये है। तो परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस है 2L। ठीक है, यहां से BC का वैल्यू आ गया 2L साइन थीटा। यानी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अब तक खुद को छुपाए बैठा था, हमने उस पर से पर्दा उठा दिया। ठीक है, अब जब 2L साइन थीटा हमको BC का वैल्यू मिल गया, इसको उठाओ और यहां रख दो ला करके, यहां पर। ठीक है, यहां रख दो। चलो इधर करके देखते हैं इसको। आइए फटाफट चलते हैं, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है और वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम अब। तो टॉर्क ये अभी Q इंटू E है, और BC का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा।
थोड़ा सा इसको बदल दें क्या, इसको Q×2L कर लें। डायपोल की बात चल रही है ना बेटा, किसकी, डायपोल की बात। Q×2L क्या होता है, P होता है ना। कैसे, कुछ लोग पूछेंगे कैसे, क्योंकि बेटा डायपोल P होता है डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, Q×2L के होता है। ये हम डायपोल के केस में पढ़ चुके हैं। तो इस P को, इस Q×2L को P से रिप्लेस किया और यहां से इसका फॉर्मूला PE sin थीटा बन करके आ गया। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें भी पढ़ लेते हैं। अब क्या होगा, कुछ लोगों के मन में यह बात आएगी कि सर हमें तो टॉर्क निकालना था, ये तो आपने कपल का फॉर्मूला लगा दिया, हम तो टॉर्क वाला फॉर्मूला सीखना चाहते हैं, वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है। तो ध्यान से सुनिए, वहां पर क्या करेंगे, ये पूरी लेंथ आपकी 2L है, ठीक है, 2L नॉट 12, ये 2L है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लेते हैं L, ये ले लेते हैं L। अब हम इसके कंपोनेंट कर लेंगे, ठीक है, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, क्योंकि ये इधर की तरफ लग रहा है अभी, ठीक है। यहां चूंकि थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके लिए, ये जो वैल्यू है, मैं थोड़ा सा डायग्राम को साफ कर दूं क्या आपके लिए, क्या आपको दिख रहा है, दिख जाएगा, ठीक है। ये चूंकि थीटा है तो ये जो कंडीशन यहां पर बनेगी ये आ जाएगी L cos थीटा, ये आ जाएगी L sin थीटा। अब L cos थीटा, ठीक है, ये कंपोनेंट चूंकि पैरेलल चला गया तो इसकी वजह से तो टॉर्क लगना नहीं है। अब आप देख सकते हो ना, L cos थीटा जो है बेटा, ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल जा रहा है, देख रहे हो आप, तो ये तो हम कंपोनेंट यूज करेंगे नहीं। अब एक दूसरा देखो, इधर की तरफ और नीचे की तरफ, ये भी होगा L sin थीटा, ये भी क्या हो जाएगा L cos थीटा, थीटा ये है तो थीटा ये भी हो जाएगा, वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ये वाला कंपोनेंट जो है L cos थीटा, ये नीचे वाले इसकी वजह से ये भी फिर देखो पैरेलल हो गया, बाहर हो गया, ये बचा कितना L sin थीटा। अब ये L sin थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा L sin थीटा हो जाएगा इतना, और ये भी L sin थीटा, L sin थीटा प्लस L sin थीटा वो भी कितना हो जाएगा 2L sin थीटा। फिर आप यहीं पहुंच जाएंगे इस जगह पर और फिर यही फॉर्मूला निकल करके आएगा, ठीक। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि हमने फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो नहीं है ना बिल्कुल भी, अगर आप ये लेके करते हैं तो ये तो नहीं है। इसके लिए आपने क्या किया, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, फिर ये निकाला, इसको भी कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, फिर ये निकाला, फिर ऐड किया, तो वो तरीका भी है। और जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया कि कपल क्या होता है, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक फोर्स के साथ, वो भी वही चीज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दोनों का काम टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करना है। तो मैंने इस तरीके से निकाल दिया। चलिए, तो ये फॉर्मूला आ गया, ये टॉर्क है। अब ये जो टॉर्क है, अब ये आप देखिए ध्यान से, ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये माइनस इसको खींचेगा, ये प्लस इसको खींचेगा, तो भैया ये जो टॉर्क है ना, ये भी धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा। ये देखो, एक बार ऐसा हो जाएगा, ठीक, और यानी कि इस समय क्या हो गया, इस समय आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो बिल्कुल पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक। अगर आपका डायपोल घूमते घूमते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो गया, उस कंडीशन में टॉर्क की क्या हालत होगी, तो ये हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, व्हेन डायपोल इज अलाइंड along the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चीज का मतलब मैं थोड़ा सा बेटा आपको इलेबोरेट करके समझाऊंगा, मुझे आप ये मत समझना कि सर वीडियो को बेफालतू में लंबा खींच रहे हैं। डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है, इसका क्या मतलब है और हम कैसे समझेंगे कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलाइंड है। अब जरा यहां मैं आपको समझा देता हूं फटाफट से अंदाज में, तब तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फटाक से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। अब यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा कि इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग अलाइन होना क्या होता है। कब हम पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुआ और कब हम पहचानेंगे कि ये अपोजिट अलाइन हो गया। ये रखा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना, ठीक है।
यहाँ है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ से प्लस चार्ज है, यहाँ से माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ अपना जा रहा है, इसकी लेंथ हो गई 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रखती है। अब पता क्या करना है? पता ये करना है कि हमें कैसे पता कि जो डायपोल है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया। तो उसके लिए आप डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेक करो। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से, माइनस डायपोल के माइनस चार्ज से, डायपोल के माइनस चार्ज से डायपोल के प्लस चार्ज की तरफ होती है। क्लियर हो गया? अब अगर आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग हमारा अलाइन हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं जो वहां देखा, P वेक्टर एंड E वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जरा इस फॉर्मूले के पास आ जाइए। आपने तो उसको अलाइन कर दिया, लेकिन फॉर्मूले पर क्या बीती उससे पूछा? पूछ लेते हैं ना अभी फॉर्मूले से, अभी पूछ लेते हैं। ये साइन थीटा क्या है? ये साइन थीटा एंगल है। क्या है? एंगल। किस किस के बीच में? बिटवीन P एंड E वेक्टर। ओके, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो साइन थीटा कितना बनेगा? इस केस में थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। अच्छा, तो फिर चलिए यहां पर 0 पुट कर लीजिए। पुट कर दिया। साइन 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। क्या जाएगा? 0। इसका मतलब इस कंडीशन में आपका टॉर्क कितना होगा? मिनिमम टॉर्क बॉडी पर लगेगा। क्या लगेगा? मिनिमम टॉर्क। तो ये कभी कभी हमारे साथ ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क मिनिमम कब लगता है? टॉर्क मिनिमम कब लगता है? तो बेटा जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन होना क्या होता है? जब मेरे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो मैं मान के चलूंगा कि मेरा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया। क्लियर हो गया? और ऐसी सिचुएशन में मेरे डायपोल पर क्या लगेगा? टॉर्क मिनिमम लगेगा। क्लियर? तो अगर किसी डायपोल पर टॉर्क मिनिमम लग रहा है तो टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क वहां पर जाकर के रिलैक्स करने लगेगा। चिल, नो वरीज, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। पापा घर पे नहीं हो तो पढ़ाई भी नहीं होती, नो वरीज, है ना? ठग लाइफ। अब इस समय एक कंडीशन अराइज होती है कि डायपोल पर अगर इस समय कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो क्या अब वो टॉर्क उसको घुमा सकता है क्या? कभी नहीं। इसलिए इस कंडीशन में जो हमारा टॉर्क है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम आप पूछेंगे सर क्या होता है? अच्छा है ना, पूछिए पूछिए, हम तो चाहते हैं कि आप बहुत कुछ पूछें, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है वही आगे बढ़ता है। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी पर लगने वाला टॉर्क कितना है? 0 है। लगने वाला टोटल फोर्स कितना है? लगने वाला टोटल फोर्स भी 0 है। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी रोटेट नहीं करेगी, जैसी है वैसे रुक जाएगी। इसी को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसी है वैसे रुक जाएगी, मतलब अगर वो रोटेट कर रही है लगातार तो रोटेट करती रहेगी, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इतना क्लियर हो गया? मिटा दो इसको, आगे बढ़े। लेकिन अगर यहां पर थोड़ा बदलाव करूं, व्हेन डायपोल इज अलाइंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट का मतलब क्या है बेटा? कि ये जो माइनस चार्ज था ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस वाला प्लस वाला वहां चला जाएगा। अब इस सिचुएशन में आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मोमेंटम होगा, जो मोमेंट होगा डायपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? उसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। ठीक है, क्योंकि हमेशा
डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, उसको नहीं बदल सकते आप, इधर की तरफ आ गया। अगर ऐसा हो गया तो आप क्या देखेंगे कि P एंड E आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, और अपोजिट डायरेक्शंस में होने के बाद पैरेलल भी हैं। तो अगर P और E एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनके बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये बदल के 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क कुछ नहीं पड़ा, अभी भी टॉर्क जीरो होगा क्योंकि साइन यूनिटी भी जीरो ही होता है। लेकिन एक बदलाव हुआ है, एक चीज बदली है। क्या बदली है? आप सुनिए। इस समय जब आप ये कंडीशन बात करते हैं तो आपका जो डायपोल है वो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब अनस्टेबल में क्यों आ जाएगा? अभी तो स्टेबल था। जब टॉर्क, आपने कहा सर टॉर्क जीरो होगा, आपने कहा टॉर्क जीरो होगा तो वो स्टेबल रहेगा। अभी आप कह रहे हैं कि टॉर्क जीरो है, वो फिर भी अनस्टेबल हो गया। तो बेटा बहुत कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड करता है ना। अब ये अनस्टेबल क्यों हो जाएगा? अब जरा मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, मैं ज़्यादा लाइन नहीं खींच रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए खींच रहा हूँ। और ये है आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी माइनस चार्ज यहाँ है, प्लस चार्ज यहाँ है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, उस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ है। ठीक हो गया? अब थोड़ी देर के लिए इन भाई साहब को थोड़ा सा खिसकाने की कोशिश करो। इधर प्लस है ना, इधर माइनस है। थोड़ी देर के लिए इस डायपोल वाले भाई साहब को थोड़ा सा आप ऐसे घुमाने की कोशिश तो करो, और यहाँ छोड़ दो ला करके, यहाँ छोड़ दो ला करके। इधर प्लस, इधर माइनस चार्ज, इधर प्लस चार्ज है। क्या होगा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ये फटाक से घूम के ऐसा हो जाएगा, तुरंत बहुत स्पीड से घूमेगा। जैसा था वैसा हो गया, जैसा था वापस वैसा ही हो गया। ठीक, इसलिए वो स्टेबल था। यानी उसने एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर अपनी पोजीशन तो बदली, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने के बाद वो वापस अपनी ही कंडीशन में चला गया, इसलिए वो स्टेबल था। लेकिन अब क्या हुआ? मैंने इसको बदल दिया। ठीक, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा, थोड़ा सा भी मैंने इसको हिलाया और इसको इस तरीके से कर दिया, ये देखिए यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। ये तुरंत इसको रिपेल करेगा, ये तुरंत इसको रिपेल करेगा और पूरा का पूरा डायपोल इस तरीके से घूम जाएगा, फिर घूम जाएगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो चूंकि इस कंडीशन में जब आपका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में पॉजिटिव आ जाता है और नेगेटिव की डायरेक्शन में नेगेटिव आता है, तो रिपल्सिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांगली वर्क करते हैं और ये डायपोल को रोटेट करके फिर से स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। यानी इस कंडीशन में वो, हालांकि टॉर्क तो जीरो हो गया, लेकिन थोड़ा सा घुमाया अगर तो वो तुरंत फिर क्या करेगा? टॉर्क अपनी ओरिजिनल स्टेट में बॉडी को लाने की कोशिश करेगा, यानी कि तब वो अन को स्टेबल कर देगा, अनस्टेबल को स्टेबल कर देगा। समझ में आ गई बात? थीटा एक केस में जीरो था, एक केस में 180। थीटा जीरो है तो वो स्टेबल, 180 है तो अनस्टेबल। चलो इसको एक छोटी सी बात लेके समझते हैं। एक बच्चा है, जस्ट भी प्रैक्टिकल है। एक बच्चा है 200 में से 180 नंबर लाया, दूसरा बच्चा है 200 में से 0 लेके आ गया। कौन स्टेबल होगा? इसको पता है ना घर जाके बहुत इलाज होने वाला है आज, ये शांत रहेगा। इसको तो पता है मैंने आज पूरी दुनिया जीत ली है, ये थोड़ा उछल कूद करेगा, थोड़ा सा उछल कूद करेगा, थोड़ा एंजॉय करेगा। तो जब भैया इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली, यहाँ लोग अगर एंगल 0 बन रहा है मतलब कि नंबर 0 आ गया, नंबर 0 आ गया, तो आप शांत होकर बैठ जाओ ना, पिटाई बहुत होने वाली है। हम करते हैं ना ऐसा घर में आकर के। लेकिन अगर मेरे 200 में से 180 नंबर, तो मैं घर आके खूब उछल कूद करता हूँ, पूरा घर उठा ले सर पे, अरे आज तो मेरे इतने नंबर आ गए, यानी मैंने पूरा घर अनस्टेबल कर दिया। कुछ ऐसा ही तो इधर भी हो रहा है बेटा, है कि नहीं? तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपको जो 2 केसेस कराए हैं मैं उनको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी हमें आगे कुछ और चीज़ें भी सीखनी है। मैंने आपको यहाँ पर 2 केसेस बताए हैं, ठीक है? और वो 2 केसेस को शॉर्ट में यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं, ठीक है? इसको आप नोट भी करते रहिए, अपनी कॉपीज बनाते रहिए, ठीक है? चलो, पहला P और E इन सेम डायरेक्शन, ठीक है? P and E are in opposite direction। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा कितना? 0,
और अपोजिट में होगा थीटा कितना 180। इस केस में टॉर्क कितना मिनिमम, कितना 0। इस केस में टॉर्क कितना मिनिमम, कितना 0। इस केस में आपका जो डायपोल होगा वो कैसा होगा, स्टेबल, और इस केस में कैसा होगा, अनस्टेबल। और ये दोनों ही केसेस किसके हैं, ये दोनों ही केसेस यहां समझ दीजिए, ये मिनिमम टॉर्क के दो केसेस हैं, ठीक है, मिनिमम टॉर्क के दो केसेस हैं। इन दोनों केसेस में टॉर्क मिनिमम हो सकता है। यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टॉर्क के मिनिमम होने की क्या कंडीशन है। तो अगर टॉर्क के मिनिमम होने की कंडीशन है तो टॉर्क भैया या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए या उसके अपोजिट अलाइन हो जाए, तब भी टॉर्क आपका मिनिमम हो जाएगा। ठीक, बात समझ लीजिए ध्यान से। यानी ये दोनों ही केसेस मिनिमम टॉर्क के लिए आंसर हो सकते हैं अगर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछते हैं तो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए केवल यही वाली कंडीशन सही हो सकती है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां हमने डिस्कस कर लिया कि वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस बार डायपोल को किसी ने बदमाशी के तहत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, ये प्लस ऊपर, ये माइनस नीचे। ठीक, अब हालात बदलने में देर थोड़ी लगती है। जैसे ही आप एंगल बदलोगे आपका टॉर्क भी तो बदल जाएगा ना, क्योंकि टॉर्क बेसिकली सबसे तेजी से किस पर डिपेंड कर रहा है भाई। किसी डायपोल का मोमेंट तो फिक्स रहने वाला है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो फिक्स रहने वाला है, केवल एंगल को ही तो बदल सकते हैं ना आप। तो एंगल को बदलने पर टॉर्क भी तो बदलेगा। अब वो टॉर्क किस प्रकार से बदलेगा, अब थोड़ा उसके बारे में बात हो जाए। इस बार हमने कहा कि हमने अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसा रख दिया, परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया। भाई हो सकता है किसी ने प्लस को ऊपर रखा हो, माइनस को नीचे रखा हो, और इसका उल्टा भी तो हो सकता है, किसी ने माइनस को ऊपर रखा और प्लस को नीचे कर दिया हो। इसमें क्या परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोनों सेम केसेस हैं, क्या दोनों सेम केसेस हैं क्या? When dipole is placed perpendicularly in uniform electric field, इस केस में थीटा क्या बन सकता है, 90 डिग्री। दोनों केस में 90 बनेगा क्या? इसमें भी 90, उसमें भी 90? नहीं भैया, बदलाव तो कुछ ना कुछ हो ही गया वो दोनों में। देखिए इसमें 90 बनेगा, इसमें 270 मानेंगे, क्योंकि आप 0 और 180 कर चुके हैं, 0 और 180 कर चुके हैं। इसको आप क्वाड्रेंट की फॉर्म में लें तो ये 0, ये 180, ये आप कर चुके हैं। अब 90 और 270 बचा है। तो बेटा 90 और 270 का बहुत सिंपल सा केस है। जब हम 90 और 270 का केस लेते हैं तो थीटा तो 90 बन सकता है, ये 270 बन सकता है। इनको उठा के वहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा PE। अगर 90 डिग्री लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, sin 90 का वैल्यू 1, यानी टाउ की वैल्यू क्या आ गई, PE आ गई। और ये कंडीशन है बेटा मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। किसकी? ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। टॉर्क इस कंडीशन में मैक्सिमम होगा जब आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा। इस समय आपका टॉर्क कैसा होगा, इस समय आपका टॉर्क बिल्कुल मैक्सिमम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर कोई कहता कि सर नहीं एंगल 270 बन रहा है, सपोज कीजिए कि अगर मैं इसको 90 का केस मानता हूं बेटा इस चीज को, ठीक है, तो ये क्या केस होगा, ये 270 वाला केस होगा। देखिए 90 वाला केस ये क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं क्वाड्रेंट की फॉर्म में ले जाऊं तो वैसे भी तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर ही होता है ना, ये पॉजिटिव भी तो ऊपर ही है ना, यानी कि ये 90 बना रहा है। लेकिन अगर एक्सिस को पूरा ही घुमा दो, पूरा घुमा दे, देखिए नीचे वाले को ऊपर, ऊपर को नीचे ले गया, इस समय यहाँ जो एंगल बनेगा वो 270 बनेगा। यानी अगर आपका माइनस चार्ज ऊपर प्लस चार्ज नीचे रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये आप 270 केस ले लीजिए, वो क्या ले लीजिए, 90 केस ले लीजिए। क्योंकि नॉर्मली क्वाड्रेंट की फॉर्म में चलो अगर, तो बेटा ऊपर निगेटिव तो नहीं होता ना, ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव 90 नॉर्मल क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर इसको रोटेट कर दिया जाए, पूरे के पूरे क्वाड्रेंट को ही घुमा के बनाया जाए, तो ये एंगल 270 बनेगा। और अगर 270 बनेगा तो हालात कुछ इस प्रकार से बदलेंगे, थोड़ा ये भी देख लेते हैं।
मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल करके देखते हैं। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई साइन 270। जरा मुझे बताना 270 की वैल्यू क्या होती है, नहीं पता, वही जो 90 की होगी। लेकिन क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग ये जब आप नीचे की तरफ चले आते हैं यहाँ पर इन क्वाड्रेंट्स में साइन कैसा होता है, साइन निगेटिव होता है, इसकी वैल्यू -1, यानी कि यहाँ से आपको टाउ का वैल्यू क्या मिलेगा, -PE। ये भी मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क है। तो वैसे तो हम यही वाला स्पेशल केस लेते हैं, वो वाला केस हम इतना ज़्यादा लेके नहीं चलते, लेकिन जब चीज़ें हम थोड़ा एलेबरेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम ऐसे हर चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर हम दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं कुछ और चीज़ों के पास, इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और हैं इसके, उन पे भी चर्चा हो जाए, फिर उसके बाद घर चला जाए अपने अपने, ठीक है। काफ़ी पढ़ाई हो गई आज, ठीक है। अच्छा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा आ गया, है ना। मैं अगर आपसे कहता हूं कि इसका वेक्टर फॉर्म बताओ क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म निकाल दो, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। अब जरा वेक्टर फॉर्म पे चलो। तो पहले तो ये समझना है कि वेक्टर फॉर्म तो लिख देंगे हम, लीजिए वेक्टर फॉर्म लिखने में तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, फटाक से लिखते हैं, बिल्कुल चूकते नहीं है लिखने में। वो अलग बात है कि हम यहाँ डॉट या क्रॉस लगाएं, हमको ये आज तक पता नहीं है कब डॉट लगाना है कब क्रॉस लगाना है, हमको आज तक नहीं पता, लेकिन एरो लगाने में तो हम बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। तो बेटा 11th क्लास की फिजिक्स थोड़ा पढ़ी होगी, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो साइन लगाते हैं, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं जब करते हैं तो साइन लगाते हैं मैग्नीट्यूड निकालते समय। यहां साइन लगा हुआ है, हटाइए उसको, तो क्रॉस लगा दीजिए ना। क्या लगाएंगे, क्रॉस का सिंबल यहां पर लगा दीजिए। जब आप क्रॉस का सिंबल लगा देते हैं तो यहां पर जो सिचुएशन है वो आपके सामने वहां दिख जाती है। अब इन दोनों को आप अगर लेके चले एक साथ तो फिर इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा होता है, ठीक है। लेकिन अब इस टॉर्क की डायरेक्शन कैसे पता करें, अगर टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस टॉर्क की डायरेक्शन कैसे पता की जाएगी। तो टॉर्क की डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास राइट हैंड स्क्रू रूल यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भैया, इसकी डायरेक्शन तो निकालनी पड़ेगी ना। इसके लिए बेटा हम यूज करते हैं राइट हैंड, ठीक है, स्क्रू रूल। और फिलहाल हम व्हाइट बोर्ड को अगर एक पेज मान लें, ठीक है, और इस डायपोल को इस तरीके से रखने पर इस पर जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स, देखो ना, इस तरीके से रखने पर एक फोर्स यहां था, एक फोर्स, तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। और जब हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, किसी चीज को क्लॉकवाइज घुमाने पर वो बाहर की तरफ क्या करती है, उसको इस तरह से उसको इस तरह से घुमाएंगे। जब हम किसी स्क्रू को इसको ऐसे घुमाएंगे वो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर। इस व्हाइट बोर्ड पर एक स्क्रू रख के उसको मैं ऐसे घुमाऊं अगर, तो वो अंदर जाएगा, अंदर। यानी कि इस समय जो इसको अगर मैं एक पेज मानूं, या आपका पेज है, तो इस समय मेरे टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट्स होगी, इनवर्ट्स, ठीक है, अंदर की तरफ, पेज के अंदर की तरफ होगी। लेकिन थोड़ा हालात को बदल देते हैं। अभी आपने लिखा है पीई, आगे पी पीछे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपका जो डायपोल है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपने क्लॉकवाइज लिख दिया। इसको कैसा घूम रहा है, यहां लिख देते हैं अभी फिलहाल ये कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो चलिए अब चलते हैं आगे। थोड़ा एक चीज़ और समझा दूं आपको मैं, ये क्लॉकवाइज कैसा है। एक और छोटा सा तरीका है समझने का, अगर डायग्राम ना गिवन हो तो भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये भी आपके मूवमेंट की डायरेक्शन है, थीटा बन रहा है। अगर आप लिखते हैं, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है भैया, अभी वहाँ पर कंडीशन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज कंडीशन में क्या होता है, ये इन्वर्ट चलता है। लेकिन थोड़ा सा बदलाव मैं करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर टाउ को इस प्रकार से लिख दिया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत क्या है, प्रोडक्ट में तो आगे पीछे हो सकता है ना भाई, 3 × 2 2 × 3 दोनों चीज़ें चाहिए में। लेकिन बेटा
मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी, उसकी बात नहीं है, लेकिन क्या अभी भी डायरेक्शन सेम रहेगी क्या? इसकी डायरेक्शन इस समय अंदर की तरफ थी, क्योंकि हम इस समय देख रहे हैं कि हमारा डायपोल क्लॉकवाइज घूम जाता है। क्या इसमें भी वही हालत रहेगी क्या? अगर ये इस तरीके से लिखा गया है, इसका मतलब आपका जो डायपोल है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज जब वो घूमेगा तो अब उसको, स्क्रू को उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, तो वो पेज से बाहर की तरफ आएगा। यानी अगर इस तरीके से लिखते हैं आप तो इस समय डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज आउटवर्ड्स, ठीक है। और अगर इस तरीके से लिखते हैं तो वो अंदर की तरफ जाएगा। ये दो कंडीशन हमको यहाँ पर समझनी थी। तो ये तो पूरा का पूरा जो मामला आपने देखा अभी तक, ये सारा तब का था जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया हो। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तब की बात कर लेते हैं। तब भी तो कुछ चीज़ें होंगी, तब क्या क्या चीज़ें होंगी, अब जरा उसके बारे में बात हो जाए। चलिए आइए, फटाफट से देखते हैं इसको भी। अब नॉन यूनिफॉर्म में जब इलेक्ट्रिक डायपोल रखा रहता है तो अब उसके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं का वो गवाही जो देगा वो अब हम यहाँ पर बात करेंगे उसके बारे में। ठीक हो गया? चलिए अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, इसमें डायपोल रखा है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? मैं यहाँ पर फिलहाल नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ऐसा कर लेता हूँ, ये ऐसे बना देता हूँ उसको ना। मन आप कहेंगे सर आपने पहले कहा था कि डिस्टेंस सेम नहीं होगा और अब आप डिस्टेंस सेम ले रहे हो। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, दो कंडीशन होंगी। हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरा डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं फोर्स यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर फोर्स कम होगा। यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है, वहाँ पर फोर्स कम लगेगा। उल्टा कर लीजिए, उल्टा अगर ये डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा कर दूँ वहाँ कम कर दूँ तो फिर क्या होगा कि फोर्स यहाँ कम हो जाएगा वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। यानी इसमें दो कंडीशंस हमको लेनी है। जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में इंक्रीज करे, फोर्स इधर की तरफ जाने पर इंक्रीज करे, इधर की तरफ जाने पर, और या फिर इधर की आने तरफ इंक्रीज करे, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ बहुत नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे बेटा टोटल फोर्स जो लगेगा इस सिचुएशन में, टोटल फोर्स ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो टॉर्क है ना, टॉर्क तो बेटा देखो अभी भी क्या होगा, एंगल जीरो ही बनेगा ना। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज़्यादा लगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, देखो ना अभी भी। तो इस समय टॉर्क तो जीरो ही रहेगा, ठीक, दोनों कंडीशन में। लेकिन इस समय जो बॉडी पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स यहाँ पर दो कंडीशन सिखा सकता है। क्या सिखा सकता है कि जो टोटल फोर्स है वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अगर हम उस तरफ जाने की बात करें, उधर जाने की बात, तो फोर्स हमारा उधर जाने पर डिक्रीज करेगा और वापस आने पर वो चीज़ इंक्रीज कर सकती है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, इट में इंक्रीज और डिक्रीज। ये बहुत नॉर्मल सा केस है, इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर टॉर्क तो दोनों केस में जीरो रहेगा। कौन से दो केस? अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ इंक्रीज कर रहा हो, इस तरफ इंक्रीज कर रहा हो, या इस तरफ डिक्रीज कर रहा हो। इस तरफ इंक्रीज कर रहा होगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी, वरना उधर की तरफ हो जाएगी, और फोर्स घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, चलिए चलते चलते एक छोटा सा न्यूमेरिकल पिक कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके लिए लाया हूँ। मेरे पास एक डायपोल है, ठीक है ना, और उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ हमारे पास यहाँ गिवन है, वो वैल्यूज़ ले लेते हैं। मैं डायग्राम पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ छोटा सा एक न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पर हम लोग। हमारे पास एक डायपोल है बेटा, ठीक है, -1000 माइक्रोकूलम प्लस 1000 माइक्रोकूलम का एक दो इक्वल अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये 2 mm के डिस्टेंस पर रखे हैं, ठीक। और इनकी वजह से जो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो दे रखा बेटा 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम,
और ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा 30 डिग्री बना रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमको दिया गया, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैंने वहाँ से देख के आपको बताया। ठीक, अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क की जो SI यूनिट है वो क्या होगी। हालांकि इसको पहले कर लेना था पर ध्यान से निकल गया, चलो अभी सीख लेते हैं। ठीक है, टॉर्क की यूनिट क्या होगी। टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के लिए न्यूटन और इसके लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर इसकी SI यूनिट होती है। ठीक हो गया। इसका डायमेंशन क्या होगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को क्लियर करके चलें। डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन नहीं पता ना आपको, कोई बात नहीं, अब ये निकाल लेते हैं। फोर्स होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होता है, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे वर्टिकल हो चाहे कैसा भी। मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 और डिस्टेंस के लिए भी हम L ले लेंगे, तो ml² T⁻², ये होगा मेरे टॉर्क का डायमेंशन। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो अब न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक डायपोल है, मैं यहाँ फिर से इस डायग्राम को पूरा बना देता हूँ आपके लिए। एक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इस तरीके से रखा हुआ है। एंगल जो बना रहा है ना, ये एंगल ये 30 डिग्री बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एक तरफ -1000 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक तरफ +1000 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है, जो लग रहा है, ये एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, 15 × 10⁻, कितना गिवन है बेटा मुझे क्वेश्चन में, ये नियर बाई 10⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखा है। पूछा क्या है इन्होंने कि भैया टॉर्क बताओ इस पर कितना लगेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, इस पर बोर्ड क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन जरूर सीख लेनी चाहिए किसी भी फॉर्मूले की। तो टॉर्क निकालना कौन सा बड़ी बात है, P sin थीटा लगा देते हैं। मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा वो तो बात की चीज़ है। P हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। इसका हमें डायपोल मोमेंट शायद नहीं दिया गया, क्योंकि इसके बीच का, हाँ इसके बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है बेटा, सॉरी, ये 2 mm का डिस्टेंस इनके बीच का है। तो अब जरा इनके बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है, तो हम टॉर्क निकाल लेते हैं। देखिए टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वो गिवन है, एंगल वो गिवन है, P गिवन नहीं है, तो P निकाल लेते हैं। तो P क्या होता है, Q × 12। कितना है Q, 1000 माइक्रोकूलम, तो कूलम में चेंज कर लें। ये मिलीमीटर में गिवन है, मिलीमीटर को आपको मीटर में लाना पड़ेगा, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करोगे भैया, डिवाइड बाई 10 करोगे। फिर सेंटीमीटर को मीटर में लाओगे तो डिवाइड बाई 100 करोगे। तो सीधे सीधे क्यों ना ऐसा कह लें कि मिलीमीटर को मीटर में लाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी ना है। अच्छा 10⁻⁶, 10⁻3, छोटी सी कैलकुलेशन है, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे इसमें। ये देखिए कट जाएंगे ना भाई, दोनों का बेस सेम है, पावर को प्लस करो तो वो -3 है, ये +3 है, ये हट जाएगा, तो 2 × 10⁻⁶, ये मैंने डायपोल मोमेंट अपना कैलकुलेट कर लिया है। चलिए फटाफट इसको हटा के देख लेते हैं बहुत जल्दी से। देखिए बेटा, हमने अपने आपको बार बार ये बात रिपीट करी है, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते थे हमने आपसे बार बार कहा है बेटा, जब भी आप न्यूमेरिकल करें, कहा हो या ना कहा हो, अपने गिवन क्वांटिटीज को SI सिस्टम में लेके चले जाओ। मैंने वही तो किया, माइक्रोकूलम था कूलम में कर लिया, मिलीमीटर था मीटर कर लिया। चलिए यहाँ से टॉर्क निकाल लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा होगा। अब ये भी बेटा हमने P निकाला 2 × 10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 15 × 10⁴, और ये थीटा हमें 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। 2 × 10⁻⁶, 10⁴, दैट इज 10⁻² × 15 × 1/2, इसे कैंसिल आउट किया तो टॉर्क कितना है बेटा हमारे पास, 15 × 10⁻² न्यूटन मीटर। तो ये था बेटा आज का हमारा न्यूमेरिकल, छोटा सा नन्हा सा न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही, अगली जब हम वीडियो में मिलेंगे तो फिर कुछ नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ अभी और टॉप डायपोल के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़नी है। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।